हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी कुछ नए मुद्दों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि G20 में कन्वर्ट हो गया है, इंडिया का नाम चेंज करके भारत की जाने की बात की जा रही है, और भी कुछ बहुत कुछ हम नया आज सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक रिवीजन क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके है। अगर आपको 7 सितंबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। कुछ स्टेट में और कुछ जगहों पे 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, और आज कुछ जगहों पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सीए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। सबसे पहले है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट को रिलीज किया गया है। हमारे भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी बेसिकली एक लिस्ट जारी की गई है, जिसपे टॉप पर कौन है? मुकेश अंबानी। सो मुकेश अंबानी ने यहाँ पे टॉप किया है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो $99.7 बिलियन की है। सेकेंड नंबर पे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिनकी टोटल वेल्थ $63.71 बिलियन की है। ये सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे है मिस्त्री फैमिली, जिसकी टोटल वेल्थ $34.6 बिलियन है। वही चौथे नंबर पे आपको मिलेगी पूनावाला फैमिली। ओके, तो टॉप 3 का नाम आप याद रख सकते हैं। अगले पर्सन जो न्यूज़ में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर के बारे में। किसके डायरेक्टर? ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर लोकेश सूजी के बारे में बात कर रहे हैं। सो लोकेश सूजी इलेक्टेड एज अ IESF मेंबरशिप कमिटी फॉर द 3-year टर्म। तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की जो जनरल कमेटी है उसमें मेंबर के रूप में चुना गया है लोकेश सूजी को फॉर द ईयर ऑफ 3 years, फॉर द टर्म ऑफ 3 years, 3 सालों के लिए चुना गया है, जो कि डायरेक्टर है ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन के। ये पहले इंडियन बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की कमेटी के मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं 3 सालों के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें। बेसिकली अभी एक ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी ई स्पोर्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की रोमानिया में। वहां पर इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया और उस मेंबरशिप में शामिल किया गया है किसे? लोकेश सूजी को। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं अबाउट द ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 15 मेंबर्स को भेजने की प्लानिंग की है, जो हमारे 19th एडिशन एशियंस गेम होने वाले हैं चाइना में। कब से कब तक होने वाले हैं? 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में एशियन गेम्स होने वाले हैं, और इन एशियंस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे भारत के 15 मेंबर्स। और ये जो अपकमिंग एशियन गेम्स है उसमें ई स्पोर्ट जो है वो डेब्यू कर रहा है, मतलब पहली बार ई स्पोर्ट को यहाँ पे खेला जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना 11 अगस्त 2008 में हुई थी, और साउथ कोरिया में आपको इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 19 नंबर के एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने थे, बट कोविड के कारण 1 साल डिले हो गए, और 2023 में हांगझाओ चाइना में खेले जा रहे हैं। और भारत के भी एथलीट्स जो है, भारत की भी जो टीम है, ऑब्वियस सी बात है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो पार्टिसिपेशन में जो ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है वो बना है अमूल। कौन बना है? अमूल बना है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आइए पूरी न्यूज़ को समझेंगे। अमूल इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट हांगझाओ एशियन गेम्स। जो 19 नंबर के एशियन गेम्स होने हैं चाइना में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। इन गेम्स में ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अमूल को बनाया गया है। अमूल पहली बार कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं कर रहा, ये अमूल की पहली कोई ऐसी डील नहीं है। अगर आप लंदन के ओलंपिक्स देखेंगे 2012 में, तब भी अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा था। इसके अलावा कई सारे गेम्स में भी इसने ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में काम किया है। अब बात करेंगे अमूल क्या है। तो अमूल इज अ डेयरी कोऑपरेटिव इन इंडिया। कहाँ पर है ये? आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। अमूल जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर
कंपनी है या ग्रुप है जिसका फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। 1946 में अमूल का फॉर्मेशन हुआ था और अमूल का फॉर्मेशन करने का जो क्रेडिट जाता है वो बर्गिश कुरियन को जाता है। ये वही बर्गिश कुरियन है जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्रुवन दास पटेल और वर्गीश कुरियन ने मिलकर 1946 में अमूल का फॉर्मेशन स्टोन रखा था, फाउंड किया था उसको। अमूल जो वर्ड है बेसिकली एक संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है अमूल्य, मतलब प्रीशियस, प्राइजलेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले जो पर्सन न्यूज में है, ये है थाईलैंड की क्रिकेटर। ये कौन है? थाईलैंड की क्रिकेटर जिनका नाम है नाट्या। नाट्या completed 100 wicket in T20 International to become the first ever cricketer, male or female, to reach the 100 wicket mark in the international cricket। तो ये थाईलैंड की बेसिकली क्रिकेटर है और चाहे मेल कैटेगरी ले लो या फिर फीमेल कैटेगरी ले लो, किसी भी कैटेगरी में 100 विकेट लेने वाली T20 इंटरनेशनल में ये पहली क्रिकेटर बन गई है। थाईलैंड से बिलोंग करती है और नाम क्या है? नाट्या। क्लियर? तो नाट्या ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाली ये पहली क्रिकेटर बन गई है, चाहे आप पुरुष कैटेगरी बोलो या फिर महिला कैटेगरी में। चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज में है उनको आप सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं है कि पड़ोसी हैं, मतलब नाम सुना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओपन एआई के सीईओ के बारे में। कौन है ये? इनका नाम है सैम ऑल्टमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि गूगल के फाउंडर पूछे जाते हैं, फेसबुक के फाउंडर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूट्यूब के फाउंडर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे चर्चा में है ओपन एआई। तो ओपन एआई के फाउंडर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनका नाम है सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के फाउंडर है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के ये पहले व्यक्ति, मतलब इंडोनेशिया के द्वारा किसी व्यक्ति को गोल्डन वीजा दिया है, ये पहले पर्सन है। गोल्डन वीजा क्या होता है? तो बेसिकली जो वेल्दी पर्सन होते हैं, जिनके पास खूब पैसा वैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को बेसिकली अलग अलग कंट्री गोल्डन वीज़ा देती हैं कि वो लोग हमारी कंट्री में आए, रहें, बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें। और ये वीज़ा 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। कुछ कंट्री 5 साल के लिए देती है, कुछ कंट्री 10 साल के लिए देती हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया हैज़ ग्रांटेड इट्स फर्स्ट गोल्डन वीज़ा टू सैम ऑल्टमैन, द सीईओ ऑफ द ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ को इंडोनेशिया ने पहला गोल्डन वीज़ा दिया है। क्लियर है? बेसिकली लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में रहने के लिए 5 साल या 10 साल रहने के लिए गोल्डन वीज़ा इशू किया जाता है। डन? चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ के बारे में। इतने ही पर्सन आज न्यूज़ में थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की एक योजना के बारे में जिसका नाम है सबल योजना। सबल योजना के बारे में हमें बात करना है। कौन सी योजना? सबल योजना के बारे में बात करना है। क्या है ये? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये सुखबीर सिंह सुक्खू। इन्होंने लॉन्च की है सबल योजना। और इस सबल योजना बेसिकली जो बच्चे विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च द मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटी रिबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लिवलीहुड स्कीम सबल। इसको लॉन्च किया है। बेसिकली 400 स्कूल जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरिया के लगभग 400 स्कूल्स में जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको बेसिकली स्पोर्ट्स में एक्टिव बनाया जाएगा। उनको एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। इनिशिएटिव फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने अभ्यास हिमाचल और टीचर सहायता चैटबोट भी लॉन्च की है। क्या लॉन्च किया है? अभ्यास हिमाचल एंड टीचर सहायता चैटबोट लॉन्च की है। इसकी मदद में बेसिकली जो क्विज होते हैं, कोई आर्टिकल की स्टडी करनी है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बेसिकली क्लासरूम टीचिंग जो है उसको और इन्हांस करने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। कुछ बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में है कि 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन होता है। शिमला एंड धर्मशाला इसकी कैपिटल है। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। डन? चलिए, ये स्लाइड दिख रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है G7 कंट्री, जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान दिखते हैं। इन G7 में अगर रशिया को जोड़ दो तो ये G8 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये पूरे G8 बन जाते हैं। और फिर इस G8 में इन बाकियों को जोड़ दो, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो ये बन जाता है G20। क्या बन जाता है ये? G20। अच्छे से देख लिया। इन कंट्रीज़ के बारे में आपको मतलब नाम याद होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इनमें से कौन सा G20 कंट्री नहीं है, तो एटलीस्ट आपको मोटा मोटा यहाँ पे नाम याद होना ज़रूरी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये है G20, जिसकी प्रेसिडेंसी है भारत के पास फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर फैसला लिया गया है G20 को G21 करने का। लेकिन पहले हम G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था कि G20 का फॉर्मेशन कब हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर किया आपने। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। G20 में बेसिकली 19 कंट्री और 19 कंट्री के अलावा यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। तो G20 क्या है? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है वो G20 कहलाता है। ठीक है, समय समय पर जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं इनविटेशन भेजते रहते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबको भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, G20 जो मेंबर है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप है, जो कि वर्ल्ड की 80% GDP का कंट्रीब्यूशन करता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी करता है और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी होल्ड करने का काम ये G20 मेंबर्स करते हैं, जिसमें 19 मेंबर कंट्री और यूरोपियन यूनियन आता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए। तो G20 का एक्सपांशन किया जा रहा है। 9 जनवरी को फाइनली एक्सपांशन हो जाएगा। कब? 9 सितंबर को, 9 सितंबर को फाइनली एक्सपांशन हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन जो है वो मेंबर बन जाएगा G20 को। कब? 9 सितंबर 2022। और G20 जो है वो G21 में कन्वर्ट हो जाएगा। G20 G21 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये इनिशिएटिव भारत ने ही उठाया था। भारत ने ही कहा था कि हमें साउथ की तरफ भी देखना चाहिए, हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे और कंट्रीज़ के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, उनकी तरफ भी देखना चाहिए अपनी इकोनॉमी को तैयार करने, बूस्ट करने के लिए। तो भारत के डिसीजन को सभी ने सराहा। भारत के डिसीजन के साथ सब लोग अप्रूव हुए और उसके बाद यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया गया कि G20 को एक्सपांड करके G21 कर दिया जाएगा और अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, तो G20 समिट में ये फैसला लिया गया है। G21 इसे कर दिया जाएगा और अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है ये 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज आती है और सारी की सारी 55 कंट्रीज जो होंगी वो G21 का हिस्सा हो जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़ें? इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन की अपनी खुद की 8 रीजनल इकोनॉमिक कमिटीज़ भी हैं और वो सभी भी कमेटी इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा होंगी। क्लियर? चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है लिटरेसी वीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है लिटरेसी वीक टू प्रमोट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास। बेसिकली 1 से लेके 8 सितंबर तक, 1 से लेके 8 सितंबर तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? लिटरेसी वीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पूरे हफ्ते को सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस लिए? टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उल्लास क्या है? उल्लास एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि सपोर्ट करता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, मतलब इसका जो फंडिंग कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, इन द लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच विल रन फ्रॉम 2022 से लेके 2027 तक। तो उल्लास जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ये कब से कब तक रन होना है? 2022 से लेके 2027 तक इसको रन होना है। ये जो स्कीम है इसके 5 कंपोनेंट है। क्या है वो 5 कंपोनेंट? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो बेसिकली इसके 5 एजेंडा हैं। अब बात कर लेते हैं हम उल्लास के बारे में कि उल्लास का आखिरकार फुल फॉर्म क्या है।
उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। एंड जन जन साक्षर इसका लोगो है, स्लोगन है आप बोल सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में बात करते हैं तो वो कल आएगा, मतलब 8 सितंबर को आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, सभी लोग एडुकेट होने चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल, तो दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और दीक्षा पोर्टल भी रिलेटेड किससे है, एजुकेशन सेक्टर से है। ये बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, तो दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कैबिनेट ने इसे 2022-27 के लिए अप्रूव किया है। इसके लिए 1037.90 करोड़ रुपीस रखा गया है और कहा है कि इस स्कीम में एजुकेशन फॉर ऑल है फॉर 15 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। इसमें ऑनलाइन मॉड्यूल को इंक्रीज करने की बात की है। तो ये पूरा प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया गया था 2022 से लेकर 27 तक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि आपको एटीएम जाना और एटीएम के लिए आप कार्ड ना ले जाओ और बिना कार्ड के आप एटीएम से ट्रांजैक्शन कर पाओ, बस क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट हो। तो वैसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम विद एनपीसीआई। तो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके हिताची पेमेंट सर्विस, जो कि सब्सिडरी है जापान की एक हिताची लिमिटेड जो कंपनी है उसकी। ठीक है, तो हिताची पेमेंट सर्विस ने एनपीसीआई के साथ मिलके इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम वाइट लेबल एटीएम को लॉन्च किया है। इसमें आपको कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए किसी फिजिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, UPI ATM allow user to withdraw cash from the multiple accounts using the UPI interface। UPI ऐप के जरिए आप मल्टीपल अकाउंट, कोई भी बैंक अकाउंट है तो आप स्कैन करके यहाँ से पैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज कर दिया है वाइट लेबल ATM। वाइट लेबल ATM, ग्रीन लेबल, येलो लेबल, पिंक लेबल, अलग अलग प्रकार के ATM होते हैं। तो क्या पिक्चर है बेसिकली। तो वाइट लेबल ATM क्या होते हैं? ATM set up owned and operated by non-banks are called the white label ATM। तो जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं, वो जो ATM को सेटअप करते हैं उसे हम वाइट लेबल ATM कहते हैं। ठीक है, नॉन बैंक ATM ऑपरेट आर अथोराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द RBI। तो RBI के इस 2007 के एक्ट के अंतर्गत इन वाइट लेबल ATM को सेटअप किया जाता है, जिसका मकसद डेबिट करना, क्रेडिट करना, प्रीपेड कार्ड इशू करना बाय द बैंक, ऐसी बैंकिंग सर्विस कस्टमर को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन लेबल ATM भी होते हैं, जो कि ATM होते हैं एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए, बेसिकली फार्मर्स के लिए और रूरल जो कस्टमर है उनकी वेरियस नीड को फुलफिल करने के लिए ग्रीन लेबल ATM को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे हिताची ग्रुप ने वाइट लेबल ATM को लॉन्च किया है, जो इंडिया का पहला UPI ATM है, जिसमें विदाउट फिजिकल कार्ड हम पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द वेरियस अकाउंट यूजिंग द UPI इंटरफेस। और इसमें मदद कौन कर रहा है? NPCI कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल इन 72 क्यूब्स। ये वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार किया है भारत ने। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सो वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल नेचुरल डिजास्टर हॉस्पिटल को तैयार किया गया है, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल नेचुरल डिजास्टर हॉस्पिटल जो है वो है आरोग्य मैत्री क्यूब। बेसिकली किसी भी एरिया में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आ गया है या वोल्केनो इरप्शन हो गया है या कोई भी इंजरी हो गई है, रेनफॉल के कारण फ्लड आ गया है, तो ऐसे एरियाज में इस हॉस्पिटल को आसानी से सेटअप किया जा सकता है क्योंकि पोर्टेबल है।
ठीक है। इसमें कई सारी फैसिलिटी होंगी जैसे कि मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, कुकिंग स्टेशन, फूड वाटर शेल्टर, पावर जनरेटर, सभी सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में होती हैं वो सारी चीज़ें इस आरोग्य मैत्री क्यूब में होंगी। इसमें टोटल 72 क्यूब्स है, ठीक है, जिसमें कई सारी एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज को रखा गया है और आसानी से इसे एयरलिफ्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, डीअसेंबल कर सकते हैं। इस क्यूब्स में 200 सर्वाइवल्स को एक साथ रखा जा सकता है फॉर द 48 आवर्स ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर और क्राइसिस। क्लियर है? इट हैज़ बीन डेवलप इंडिजीनियसली, मतलब पूरी तरीके से भारत ने इसको डेवलप किया है अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है, ठीक है। अब भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म है। तो भारत भीष्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत या प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है और ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है। आरोग्य मैत्री क्यूब इज अ पार्ट ऑफ आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। इसमें सारे के सारे इसेंशियल मेडिकल सप्लाई एक ही जगह पे है और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं अगर वो इफेक्ट होती हैं किसी नेचुरल डिजास्टर से या किसी क्राइसिस से इफेक्ट आती हैं तो इसे आसानी से एयरलिफ्ट करा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और लोगों की मदद की जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे मालवीय मिशन के बारे में। फोटो जिनकी दिखाई दे रही है वो धर्मेंद्र प्रधान है और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड द मालवीय मिशन। तो मालवीय मिशन को यूजीसी की मदद से, किसकी मदद से? यूजीसी की मदद से लॉन्च किया गया है। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है। अब मालवीय मिशन का काम क्या है? टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाने के लिए, उनको सिखाने के लिए बेसिकली मालवीय मिशन को लॉन्च किया गया है बाय द यूजीसी, विद द हेल्प ऑफ यूजीसी, ठीक है। He also announced the renaming of Human Resource Development Center HRDC का नाम चेंज करके मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम क्या कर दिया गया? मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर रख दिया गया है। हमारे पूरे भारत में 111 सेंटर 111 सेंटर अक्रॉस द इंडिया सेटअप किए जाएंगे अंडर द मालवीय मिशन, ठीक है। और जिसका मकसद होगा 15 लाख टीचर्स को बिल्ड करना, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीचर स्किल प्रोवाइड करने का काम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा। मोबाइल फ़ोन में जो ग्लास होते हैं जनरली गोरिल्ला ग्लास होते हैं ना। इस गोरिल्ला ग्लास की जो फैक्ट्री है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके तो भारत के जो स्टेट है तेलंगाना, वहाँ पर इस फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है। किसके द्वारा? कॉर्निंग के द्वारा। तो कॉर्निंग बेसिकली यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने अनाउंस किया है कि वो भारत में $113 मिलियन को इन्वेस्ट करेगी और फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगी इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना में। तेलंगाना बेसिकली 6% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंडिया में होल्ड करता है। 6% भारत में जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन होता है उसका 6% कौन जनरेट कर रहा है? तेलंगाना कर रहा है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा कंपनीज है जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं हम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। क्या होगा भारत का नाम? ठीक है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि हिंदू या फिर इंडस रिवर है, सिंधु से बना है इंडिया और भरत से बना है भारत। तो इस पर काफ़ी डिबेट अभी चल रहा है। ये डिबेट कब से शुरू हुआ? क्योंकि 9 सितंबर में प्रेसिडेंट हाउस में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे जो G20 डेलीगेट्स हैं उनको डिनर था, उनका डिनर है। तो डिनर के लिए इन्विटेशन भेजा और इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख के प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्विटेशन लेटर भेजा है 9 सितंबर के डिनर का, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की है G20 के डेलीगेट से डिनर में शामिल होने के लिए और यहाँ पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जनरली जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। तो ये जब नोटिस आया, ये जब इन्विटेशन कार्ड मार्केट में आया उसके बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिबेट का रीज़न बन गया। आइए हम भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, जब इतने सारे लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्या कहानी है एक बार हम पढ़ते हैं। Rashtrapati Bhavan has sent out invite for G20 dinner on the September 9 in the name of President of Bharat, indeed of usual President of India.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का यूज़ किया गया। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि अपकमिंग जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में पार्लियामेंट में, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कहा जा सकता है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन फॉर चेंजिंग इंडियाज ऑफिशियल नेम टू भारत ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शेड्यूल फ्रॉम द September 18 to 2022। अब ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, क्योंकि जनरली हम कभी भारत यूज़ करते हैं, कभी इंडिया यूज़ करते हैं, कभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ नहीं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं। लेकिन एज अ ऑफिशियल टर्म जब हम इंडिया की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी जगह भारत यूज़ किया जाए, ऐसा हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का सोचना है। जबकि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो भारत है जो कि राज्यों का एक संघ है भारत, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उसे पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, और फिर बिल पास कराने के बाद जब ये बिल पास होता है पार्लियामेंट से, तो उसके बाद भारत, इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा, अगर ये बिल पास होता है उस केस में, और अगर रेजोल्यूशन आता है तो। बोथ द नेम इंडिया एंड भारत, इन दोनों ही लीगल है और दोनों ऑफिशियली यूज़ भी किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो हम इंडिया कहते हैं, लेकिन अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में हम भारत को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हिंदी में तो आपने भारत बोल दिया, तमिल में भारता, फिर मलयालम में भारतम, भारत देशम बोला जाता है तेलुगु में, और द्रविड़ लैंग्वेज में भी भारत देशम बोला जाता है। और अगर हिंदी में हम देखते हैं तो भारत की जो संविधान है उसमें हिंदी में लिखा है आर्टिकल 1, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री से, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महाभारत और मनुस्मृति में भारत का नाम आपको भारत देखने को मिलता है। और महाभारत से हमें पता चलता है कि एक किंग थे जिनका नाम था भरत, जो कि बेटे थे किंग दुष्यंत और रानी शकुंतला के, जो कि यूनिटी और स्ट्रेंथ के सिंबल हैं। उनके नाम पे, भरत के नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा। वहीं ऋग्वेद में एक ट्राइब का नाम मेंशन है भारत, वहां से भरत ट्राइब से भारत नाम आया, ऐसा भी हमको जानने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इंडस के बारे में बात करें तो इंडिया जो है, हम सभी को पता है हमारे देश में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर को सिंधु बोला जाता था और सिंधु से आया हिंदू बेसिकली, जो कि फारसी टर्म है। तो उस फारसी टर्म से बेसिकली इंडिया का नाम, इंडस से नाम इंडिया पड़ गया है, और फिर इसी हिंदू को कन्वर्ट कर दिया गया हिंदुस्तान। तो बेसिकली जब मुगल एरा आया तो मुगल एरा में हिंदू को हिंदुस्तान, मतलब इंडिया को या हिंदू को हिंदुस्तान कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे लैंड ऑफ हिंदू बोलते हैं। तो पहला जो डिबेट स्टार्ट हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में पहला डिबेट किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया रखना है, भारत रखना है या हिंदुस्तान रखना है। तो हिंदुस्तान को तो सिरे से खारिज कर दिया गया था और बोल दिया गया था कि ये मुगल एरा को रिप्रेजेंट करता, तो हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करता, तो ये तो चाहिए ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर दो शब्द बचे थे, भारत और आपका इंडिया। तो इन पे काफ़ी डिबेट थी, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों ऑफिशियल हैं और दोनों लीगल भी हैं। डन इतनी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा एक बच्चे ने कमेंट किया था अबाउट द 370। तो हुआ गया था कि आर्टिकल 370 को हमने जम्मू कश्मीर से हटाया, उसके बाद काफ़ी सारे पिटीशंस को फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का एक पैनल बनाया गया था इन सारे रिक्वेस्ट को, इन सारे प्ली को सुनने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। तो 2 अगस्त से लेके लगभग 16 डेज तक लगातार यहाँ पे सुनवाई हुई है। अब सुनवाई का रिजल्ट अभी मैंने देखा नहीं है, तो लोगों का कहना है क्या 370 इलीगल तरीके से इम्पोज की गई थी, क्या 370 एक पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या 370 को वापस से इम्पोज कर देना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। तो इस पे डिस्कशन बेसिकली हो रहा है, इसलिए 370 वापस से न्यूज़ में आपको मिलेगा। पूरा न्यूज़ एनालिसिस करके मैं एक बार आपको बता दूंगी। अंत में बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ है BEL, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है और भारत के लिए लोग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने वाले हैं।
नेक्स्ट है पेटीएम ने अनवील किया है पेमेंट कार्ड साउंड सिस्टम। जनरली आपने देखा होगा छोटी छोटी सी मशीन होते हैं, अगर हम QR कोड से स्कैन करके मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आवाज़ आती है कि 200 रुपीज़ रिसीव हुए या 100 रुपीज़ रिसीव हुए। लेकिन जब आप कार्ड से पेमेंट करो तो भी ऐसी आवाज़ आएगी इस पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स सिस्टम में। अ डिवाइस दैट अलाउ मर्चेंट टू एक्सेप्ट बोथ मोबाइल एंड कार्ड पेमेंट इंक्लूड द वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपी थ्रू इट्स साउंड बॉक्स। ठीक है, तो अलग अलग मोड से यहाँ पर आप पैसे रिसीव कर सकते हो और उसके बाद आवाज़ भी आएगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्ड को टैप करके भी पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आसियान कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये बात भी हमने कही थी। इंडोनेशिया इसका चेयरमैन है। जैसे कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेशन बेसिस पे चलती है, वैसे ही आसियान कंट्रीज़ के जो 10 मेंबर हैं उनके बीच में भी रोटेशन बेसिस पे ये प्रेसिडेंसी मूव होती रहती है। तो अपकमिंग यहाँ पे जो 2026 की मीटिंग है उसकी प्रेसिडेंसी जानी थी म्यांमार के पास, लेकिन जो आसियान कंट्रीज़ के बाकी सारे जो मेंबर हैं उन्होंने मना कर दिया कि कहा वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसलिए जो प्रेसिडेंसी होगी 2026 की वो म्यांमार के पास नहीं होगी। So Myanmar won't take over the rotating leadership of the Association of Southeast Asian Nation at the schedule in 2026. नेक्स्ट है यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है वाईजैक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको मेंटेन करने में। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कम्युनिटी रेडियो, जो कि यूनियन टेरिटरी का अपनी तरीके का पहला कम्युनिटी रेडियो है। इसे 54th नंबर के फाउंडेशन डे ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसे UGC ने डिक्लेयर किया था कि वो इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक नोडल एजेंसी की तरह। ठीक है, अंत में बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली किसने 12 फीट की महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू को अनवील किया है और गांधी वाटिका का उद्घाटन भी किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर.मार्केट एप्लीकेशन स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोन पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Who has been ranked as a top central banker globally by US based Global Finance Organization? तो बेस्ट बैंकर कौन बन गए हैं? हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो R माधवन को चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेस्कॉम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? कल हमने देखा था राजेश नंबियार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सेक्रेटरी सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बुमुलुंग बुआलनाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुमुलुंग बुआलनाम। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। डूरंड कप 2023 जो कि फाइनल मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था, तो किसने ट्रॉफी को लिफ्ट किया है? तो मोहन बागान ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिटरेसी वीक कब से कब सेलिब्रेट करने की बात की है? तो 1 से लेके 8 सितंबर के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आसियान समिट की लीडरशिप या चेयरमैनशिप किसके पास है अभी 2023 में? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी G20 मेंबर जो नेशंस की मीटिंग चल रही है उनमें किन कंट्रीज़ को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है? आपको नाम दिख रहे हैं, आप सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सी गेस्ट कंट्री अभी G20 समिट में इनवाइट की गई हैं। क्योंकि जो होस्ट कंट्री होती है जिसके पास चेयरमैनशिप होती है उसके पास राइट्स भी होते हैं कि वो किसी भी कंट्री को, अपने दोस्त कंट्री को एज अ स्पेशल इन्विटी या गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट कर सके। तो आप इनका नाम हमें बताएंगे सर्च करके, जो भी आंसर होगा कमेंट पे दीजिएगा। ओके, सो बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।